नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका वापस हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार क्या हम लोग काफी कुछ पोर्शन जो है खत्म कर चुके हैं और आज जो है कुछ रिमेनिंग इसका पोर्शन है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें कुछ की पॉइंट है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना, ये RSSI और सेकंड ग्रेड L2 रीट, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इसमें से प्रश्न अगर बनेगा तो जो अपन स्लाइड्स देखेंगे उसमें जो की पॉइंट है, कीवर्ड्स हम लोग देखेंगे, उसमें से ही प्रश्न आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि अब तक क्या पढ़ा हमने। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आर्थिक सुधारों की हमें आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने क्या क्या काम किए और किस तरह से हम लोगों ने लोन लिया, क्या IMF का रोल रहा। ठीक है, IMF का क्या रोल रहा। ठीक, सरकार किसकी थी, यानी गवर्नमेंट किसकी थी, क्या था। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में कल हमने कुछ देखा था कि भाई डिवैल्यूएशन करना है, मुद्रा को किस तरह से कम करना है, ज्यादा करना है, उसकी जो मात्रा है वो कम, उसकी जो वैल्यू है उसको हमें कम करना है। ठीक है, उससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारा पोर्शन, ये सारे इसकी बेसिक चीजें हम लोग कल देख चुके थे, हमारा दूसरा वीडियो था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर अगला ये है कि एडवांस रिफॉर्म, कि आर्थिक जो हमने सुधार किए, वो सुधार जो क्षेत्रों में किए, किन किन जगहों में किए, तो वो देख लेते हैं कि हमने किस रूप में किए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन काम किए, इसी को हम आर्थिक सुधार बोलते हैं। कि जब हमने उदारीकरण किया, निजीकरण किया और वैश्वीकरण किया। कुछ इसके की पॉइंट हैं कि भाई लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की जब भी बात होगी तो उदार होना, यानी इसमें यह बताया जाएगा कि भाई उदारीकरण का मतलब है सीधा सीधा नियमों को कम करना। ठीक है, कानून व्यवस्था को, कानून जो आपने व्यापार के दृष्टि से जो लगा रखे उसको कम करना। तो उसके अंदर उदारीकरण वाले जो कार्य होंगे, उसमें जो देखा जाएगा की पॉइंट क्या होगा कि लाइसेंस जो है हमने हटाए। ठीक है, तो निम्न में से अगर प्रश्न आ जाएगी, निम्न में से उदारीकरण का कौन सा एक सूचक है, तो आ जाए कि लाइसेंस राज को खत्म किया गया, या लाइसेंस को कम किया गया, या व्यवस्था अर्थव्यवस्था के अंदर जो कानूनों की जो हमने श्रृंखला बना रखी थी, परमिट, कोटा, ये सब इनको कम किया गया। तो ये क्या बता रहा है कि हमने उदारीकरण कर लिया। ठीक, निजीकरण को हम देखेंगे कि निजीकरण में क्या होता है, निजी क्षेत्र को लाना, यानी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट बिजनेस। ठीक है, चाहे विदेशी व्यापारी हो, चाहे भारत के जो लोग हैं नए व्यापार लगाना चाह रहे हैं, इस तरह के जो व्यापार लगेंगे और इस तरह से जो निवेश आएगा, उसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था ने दरवाजे खोले। इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया। ठीक, जब भी निजीकरण होगा, उदारीकरण होगा, तो ये तय है कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उस अर्थव्यवस्था का, वैश्वीकरण हो जाएगा। ठीक, तो वैश्वीकरण यानी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। ठीक है, टू ज्वाइन एंड मिक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ जुड़ना, जुड़ के काम करना, मिलना, और व्यवस्था और व्यवसाय और सांस्कृतिक, चाहे आपके कल्चरल जो है सिस्टम हो, इन चीजों को भी मिलाना, ये सारा जो काम होता है इसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक, कई बार हम वैश्वीकरण को जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो सिर्फ आर्थिक या अर्थव्यवस्था के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण में सिर्फ अर्थव्यवस्था या पैसे या व्यापार का लेन देन नहीं है, इसमें आपके ये देखेंगे हम कि इसमें सिर्फ इसके अलावा कल्चर, ठीक है, आपका फूड हैबिट, खाने पीने की, ये सारी चीजें, कल्चर भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, ये सारी चीजें भी विश्व के साथ हमारी जुड़ती हैं, मिलती हैं, और कहीं ना कहीं हमें इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो चाइनीज फूड है, या जो बर्गर है, पिज्जा वगैरह, ये सब जो है, इनका जो चलन बढ़ा है, तो कोई ये इंडियन फूड तो है नहीं, ये आया बाहर से ही है। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद से यहाँ पे जो है विश्व के खाने हो या कल्चर हो या पहनावा हो, फैशन हो, ट्रेंड हो, जो भी हो, वो सारा ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, तो बेसिकली जब अगर हम बात करेंगे रिफॉर्म्स की, यानी बदलावों की, यानी सुधारों की, तो उसके अंदर जब हम आर्थिक सुधार देखते हैं तो ये तीन मुख्य चीजें हम लोगों ने देखी है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
इनके मतलब क्या होते हैं, इनके की पॉइंट्स कीवर्ड्स क्या है, वो हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते। अब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का मतलब क्या है। एक्चुअल में उदारीकरण और क्या चीजें बताता है कि उदारीकरण हमने किया तो हमने किस किस क्षेत्र में किया, क्या किया। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, अब औद्योगिक क्षेत्र में हमने सुधार किए हैं, तो क्या क्या सुधार किए हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग को हमने हटा दिया। ठीक है, बहुत कम या निम्न जगहों पे, बहुत कम ऐसे जो है हमारे उद्योग थे जहां पे लाइसेंस सिस्टम हमने रखा, बाकी लाइसेंस को बहुत कम किया ताकि जो दूसरे निवेशक हैं वो सब यहाँ आ सके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, संकुचन मतलब संकुचित करना, क्षेत्र को कम करना, छोटा करना। ठीक है, तो हमने पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र का संकुचन किया और निजी क्षेत्र को बढ़ाया। ठीक, तो ये हमने जो काम किए ये किसके अंदर किए हैं, लिबरलाइजेशन के अंदर किए, यानी उदारीकरण के अंदर। तो उदारीकरण के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, एक तो ये कि हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हमने हटा दिया। ठीक, जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनका क्या कर दिया, संकुचन कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन हमने कर दिया। संकुचन क्यों किया, ताकि क्या आ सके यहाँ पे, हम किसको बढ़ा सके, निजी क्षेत्र को। ठीक, तीसरा है पूंजीगत गुड्स आयात करने की स्वतंत्रता, यानी कल भी हम लोगों ने इस पे बात की थी, पूंजीगत गुड्स कौन से, यानी टेक्निकल, टेक्नोलॉजी और मशीन। ठीक है, तकनीक और मशीन। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है भारत के अंदर पहले, ये जब उदारीकरण की व्यवस्था हमने नहीं की थी, एलपीजी हमने नहीं लेके आए थे, तब यहाँ पे हम लोगों को टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी है उसके लिए बाहर से लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा अनुमति नहीं थी भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे हम उदारीकरण करते हैं तो बाहर से हमारे यहाँ पे हम लोग तकनीक और मशीनें लेके आ सके, और यहाँ पे हमने जो हमारे उद्योगों को और ज्यादा विकसित करना शुरू किया, बाहर से और निवेश आना शुरू हुआ, और इससे अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हुई। तो लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के अंदर अगर की पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे तो वो सीधा सा है कि क्या किया है, लाइसेंसिंग खत्म कर दी, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया, और पूंजीगत गुड्स यानी तकनीक और मशीनरी हम बाहर से लाने की स्वतंत्रता हम लोगों ने दे दी, यानी अर्थव्यवस्था यानी भारतीय सरकार ने इसकी स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, अब उदारीकरण कौन से क्षेत्र में, फिस्कल सेक्टर। फिस्कल का मतलब हो गया फाइनेंशियल, यानी सीधा सीधा कैसा, पैसे से, या वित्तीय, वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो फिस्कल सेक्टर मतलब वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में की जब भी बात होगी तो हमें सीधा सीधा ये समझ लेना है कि जब भी वित्तीय क्षेत्र की बात होगी तो आरबीआई की बात होगी, बैंकों की बात होगी। ठीक है, तो उदारीकरण जब हमने किया तो उसके अंदर हमने ये देखा कि पहले, उदारीकरण से पहले आरबीआई जो है ये बैंकों के ऊपर बहुत अपना जो है शिकंजा कस के रखता था, बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी कंट्रोलिंग हुआ करती थी। तो बैंक फ्री रूप से यानी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते थे, और आरबीआई जो है बैंकों को एक कायदा या नियम के अंतर्गत ये बांध के रखता था कि आपका लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये भी आरबीआई तय करेगा। उस लाभ से अगर ज्यादा लाभ हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो उसका क्या करना है वो भी आरबीआई ही तय करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बैंक भी जो है थोड़ा फ्री होके काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे रेवेन्यू नहीं बन पा रहा था, बैंक भी जो है घाटे की तरफ जा रहे थे। ठीक, तो इसको सुधारने के लिए हमने लिबरलाइजेशन किसमें, वित्तीय क्षेत्र में। ठीक है, उदारीकरण हमने किया वित्तीय क्षेत्र में, और क्या किया कि जो हमारा आरबीआई है पहले रेगुलेटर की तरह काम करता था। ये स्टेटमेंट एज इट इज जो है अपने को परीक्षा में देखने को मिलते हैं कि आरबीआई पहले रेगुलेटर की तरह काम करता था और अब फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि आरबीआई पहले रेगुलेटर की तरह काम करता था, यानी 1991 से पहले, अगर प्रश्न आ जाए 1991 से पहले आरबीआई के कार्य करने की शैली क्या थी। ऑप्शन एक मिल जाए आपको रेगुलेटर, दूसरा मिल जाए कंट्रोलर, तीसरा मिल जाए फैसिलिटेटर, चौथा मिल जाए कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या है, तो आपको आएगा 1991 से पहले ये रेगुलेटर की तरह काम करता था। रेगुलेट करने का मतलब है कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा इसका हुआ करता था। ठीक है, कि इसका कंट्रोलिंग कार्य ज्यादा था। तो आरबीआई रेगुलेटर के तौर पर अब काम नहीं करेगा, तब जब हम उदारीकरण करेंगे
वित्तीय क्षेत्र में। तो जब हमने ये किया तो आरबीआई रेगुलेटर के तौर पर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि अब आरबीआई किसकी तरह काम करेगा, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, फैसिलिटेटर की तरह तौर पर काम करेगा। ठीक है, राजकोषीय क्षेत्र सुधार, धन का अवमूल्यन। ठीक है, ये धन का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन कर हमने देख लिया था। फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, तो राजकोषीय क्षेत्र में सुधार होंगे जब बैंक रेगुलेटर की तरह नहीं फैसिलिटेटर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और धन का अवमूल्यन क्या है, ये कल हम लोग जो है क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आप पुराना जो है वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से धन का अवमूल्यन करके या मुद्रा का अवमूल्यन करके हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ पे मार्केट अच्छा बना सकते हैं। वो कैसे हो सकता है वो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनको एज इट इज आपको याद कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके एग्जाम में यही शब्द आपको देखने को मिले। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, यानी निजीकरण। ठीक, निजीकरण की यहाँ पे बात सीधा सीधा सा मामला है कि भाई निजीकरण करना है, हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है। प्राइवेट सेक्टर को क्यों बढ़ाना है, ताकि यहाँ पे निवेश आए, पैसा आए और यहाँ पे मार्केट जो बने कंपटीशन का मार्केट बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर निजीकरण करना है तो निजीकरण जब हमने किया तो हमने सबसे पहले क्या किया, डी नेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं डी राष्ट्रीयकरण। डी राष्ट्रीयकरण का मतलब सीधा सा ये है कि राष्ट्र यानी देश अपनी जो संपत्तियां हैं या अपना जो क्षेत्र है उनको कम करेगा और निजी क्षेत्र के लिए जो है व्यवस्थाएं करेगा, उनको सुविधाएं देगा कि यहाँ पे वो आए, अपना व्यापार करें और भारत में निवेश लेके। ठीक, डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश का सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक उद्योग है जो कि भारत सरकार का है और वो अगर नुकसान में जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, घाटे में जा रहा है, तो सरकार करेगी कि उस जो उद्योग है उसको बेचने की कोशिश करेगी, या जो कोई बड़े उद्योगपति हैं उनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार उसमें ज्यादा हिस्सेदारी दे देगी कि 49% तो मान लो गवर्नमेंट ने रख लिया और 51% 51% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ठीक है, ताकि ये जो हमारा जो घाटे का सौदा बना हुआ था, घाटे का जो हमारा उपक्रम बना हुआ था, जो यूनिट थी जो नुकसान में जा रही थी, वो उसकी जो मालिकाना हक है वो निजी क्षेत्र का हो जाएगा और वो उससे फायदा निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी सरकार के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा वजन जो है बना हुआ था, ठीक है, तो वो वजन कम होगा, सरकार का खर्चा कम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी वो असेट, ऐसी संपत्तियां, परिसंपत्तियां सरकार की जो नुकसान में जा रही हैं, तो या तो सरकार उनको बेच देती है तो विनिवेश, या उसमें उसमें जो है प्राइवेट क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा देती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, विनिवेश। ठीक है, तो जब हमें निजीकरण करना है तो हमारी एनपीए जितनी है उनको हटाओ सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए विनिवेश की जो है पॉलिसी लेके आए। डी लाइसेंसिंग, वही लाइसेंस वाली बात है कि लाइसेंस को बंद करना है, कम करना है। सब्सिडी रिडक्शन, सब्सिडी का मतलब सबको पता है छूट। ठीक है, सब्सिडी का मतलब होता है छूट। ठीक है, यानी इसका मतलब सीधा सीधा कि कुछ जो चीजें हैं सरकार अगर हमारी तरफ से अगर उसका जो है भुगतान कर दे कुछ, तो वो चीज को हम बोलेंगे सब्सिडी। यानी जैसे गैस, हम लोग गैस लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो हमारी तरफ से सरकार जो हमें हमारी तरफ से जो पेमेंट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। यानी कि पैसे तो आपने दे दिए 1100-1200 जो भी है, और उसमें से 300-400 रुपए वापिस आ गए, तो वो 300-400 रुपए क्या बोली जाएगी, सब्सिडी। जैसे यूरिया खाद पे सरकार सब्सिडी देती है, तो इस तरह से अगर सब्सिडी में कमी की जाए तो सरकार के पास क्या बचेगा, पैसा बचेगा, क्योंकि पहले ही हम लोग घाटे में चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था नुकसान में चल रही है। ठीक है, आर्थिक सुधार हमको करने हैं और हम लोग अगर ये पैसा खर्च इस तरह से करते जाएंगे अगर एक बार, तो हमारी जो सब्सिडी का जो पॉलिसी है, सब्सिडी का जो तरीका है, इसमें जो पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो इस पैसे को रोकने के लिए हमें सब्सिडी को बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि सरकार के पास पैसा ज्यादा बचे। तो 1991 में हमारी यही जो है रिक्वायरमेंट थी कि सब्सिडी हमें जो है कम करनी है या बंद करनी है, ताकि क्या हो कि सरकार का खर्चा कम हो, सरकार के पास पैसा बने, क्योंकि उस वक्त अर्थव्यवस्था हमें ठीक करनी थी, मजबूत करनी। ठीक, नेक्स्ट, विदेशी निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेश में वृद्धि यानी विदेशी निवेश भारत में जो है अपना निवेश कर सकता है।
यहाँ पे व्यापार लगा सकता है, विदेश का कोई व्यक्ति हो सकता है या वहां की कोई कंपनी हो सकती है। तो कल भी हमने देखा था विदेशों से जब निवेश आता है तो वो किस रूप में आता है? विदेशों से जो निवेश आएगा वो किस रूप में आएगा? विदेशों से जो निवेश आता है वो, अरे भैया चल जा, क्या हो गया इसके? ये देख लो, निजीकरण हो रहा है और हमारे जो निजी क्षेत्र के बोर्ड है ये भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकारी लाए क्या बोर्ड भी अब? चलो देखो, एफडीआई, या तो मैं खराब हूं या बोर्ड खराब है, एक चीज खराब है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई के रूप में जो है हमारे यहाँ पे विदेशी निवेश आता है। एफपीआई के रूप में भी आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन दो रूप में जो है भारत के अंदर विदेशी निवेश आता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें क्या करना है? बढ़ाना है, जिससे क्या हो कि यहाँ पे निवेश हो। अब निवेश होगा तो कुछ ना कुछ जो है कंपनी या उद्योग लगेगा, उद्योग लगेगा तो उसके साथ क्या होगा? मान लीजिए एफडीआई आ गई और एक उद्योग लगा, तो इस उद्योग, मान लीजिए एफडीआई आई है जापान से और किसी ने पैसे यहाँ पे लगाए हैं, एफडीआई लेके आया और निवेश किया यहाँ पे, तो उद्योग लगाया, मालिक जापान का, कंपनी जापान की, पैसा जापान का, लेकिन जब ये उद्योग भारत में लगेगा तो नौकरी यहाँ पे किसको मिलेगी? भारतीय को, ठीक है। इस भारतीय को जैसी नौकरी मिली तो सीधा सीधा हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े, और रोजगार के जैसे अवसर बढ़ते हैं और नौकरी मिलनी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है? आर्थिक स्थिति ठीक होती है व्यक्ति की, आर्थिक स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी और क्या होगा? बेरोजगारी कम हो जाएगी। अब बेरोजगारी कम हो गई, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो सीधा सीधा है कि जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो व्यक्ति क्या करता है? खर्चा करता है। खर्चे उसके क्या करते हैं? बढ़ते हैं। खर्चा करने के लिए कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। अब बाजार में क्या करेगा? उपभोग करेगा सामान का। अब उपभोग ज्यादा करेगा तो क्या होगा? मांग ज्यादा बढ़ जाएगी, और मांग ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो उद्योगों में जो है और ज्यादा विस्तार होगा, ठीक है। और उद्योगों में जो प्रॉफिट होगा, यानी मान लीजिए इसको उद्योग, कोई बिजनेस है, इसको अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार को ज्यादा क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो एक काम कर देने से ये पूरी जो है चेन ठीक हो जाती है। इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई भी काम हो रहा है या अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग या इससे संबंधित कोई चीजें होती हैं जो पॉलिसियां लाई जाती हैं, तो उनके असर पूरी चेन के लिए होते हैं, सिर्फ एक क्षेत्र के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं होते, और इसके असर जो है थोड़े वक्त में देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो विदेशी निवेश में वृद्धि हम लोगों ने कर ली, ठीक है। किस तरह से उसका मामला होता है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, लास्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। आज की क्लास छोटी रहेगी क्योंकि ये लास्ट का है, बस बिल्कुल खत्म होगा, और इसमें बेसिक जो आपको समझने का है वो ये है कि ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड हैं, इनको बार बार आपको देखना है, याद करना है या लिख लेना, ठीक है। बाकी बेसिक इसमें समझाने का था वो हम लोगों ने पहले जो टेक्निकल था वो थोड़ा देख लिया है। अब तो सिंपल सी बात है जो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी कि वैश्वीकरण का मतलब सिंपल सा है, माल और सेवाओं की अप्रतिबाधित सीमा पार आवाजाही, पूंजी की, श्रम की या बल की। यानी सीधा सीधा है कि जब माल और सेवाएं यानी काम और सेवा यानी सर्विस हो गया या आपके प्रोडक्ट हो गए या गुड्स हो गए, जब ये पूरे विदेश में आप इनके साथ व्यापार करते हो, चाहे अपनी सर्विस प्रोवाइड कराओ, चाहे कुछ प्रोडक्ट आपके इधर से उधर हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जब फ्रीली इन चीजों का काम होता है बिना रोक टोक के या कम नियमों के साथ और पूरे विश्व के साथ जुड़ के जब हम ये काम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन। व्यापार बाधा कम करना, कम कस्टम ड्यूटी, स्टीमशिप, रेल, रोड, टेलीग्राफ द्वारा वैश्वीकरण की पहली लहर आई। और जैसे ही हम लोगों ने वैश्वीकरण किया तो उसके बाद रेल के द्वारा, चाहे रोड के द्वारा, चाहे टेलीग्राफ के द्वारा, ये सारे काम हम लोगों के बढ़े, और ऐसे करते करते हम आज पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं।
5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है हमारी, लेकिन 2014 में 13 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 5वें नंबर पे। ठीक है, तो लेकिन ये 2012-13 या 1991 में अपन ये कह सकते हैं कि 1991 का जो असर हम लोगों ने देखा वो ऐसा देखा कि 1991 में एकदम निचले पायदान से और हम 2013 में तीसरी थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे विश्व के अंदर, तीसरे सबसे जो है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नाम आता। ठीक है, और 13 के बाद में जब 14 आया और उसके बाद में आज 24 है, तो हम वापस नीचे आ गए, 5वें पायदान पे आ गए। ठीक है, तो जब मनमोहन सिंह जी ने नई जो सरकार बनी 14 में मोदी साहब की, तो उनको जब ये अर्थव्यवस्था संभला उनके हाथ में दी, तो उनको बोला कि भाई देखिए हम लोग थर्ड नंबर की अर्थव्यवस्था है, आपको इसको और आगे लेके जाना है। लेकिन जो भी हुआ आपके सामने रहा और ये 5th नंबर की अर्थव्यवस्था हम लोग वर्तमान में है। तो किस तरह के काम हुए, नहीं हुए, क्या हुए, इनमें तो हम नहीं जाएंगे कि अपन पॉलिटिकल इशू तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सीधा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, आर्थिक सुधारों का मतलब क्या है, आर्थिक सुधार में हमने क्या क्या देखा है। तो 1991 से पहले, 1991 के बाद LPQ था, बाद में क्या हो गया, LPG हो गया। ठीक है, ये लाइसेंस, परमिट और कोटा, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो LPG और LPQ की जितनी हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे बात की है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कीवर्ड जो आप लोगों को चाहिए होते हैं कि भाई कीवर्ड हमें जो चाहिए वो जो एग्जाम में हमें अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, वो हम लोगों ने देखे हैं। इस ये जो हमारे वीडियो है, इसको आप जो है बार बार, अगर इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे या जो स्लाइड्स थे उनका स्क्रीनशॉट लेके इनको देख के नोट्स भी बना लोगे तो बहुत। ठीक है, इस टॉपिक से इससे ज्यादा कोई बहुत इंटरनल सवाल नहीं पूछे जाते, जितने थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि 3% हमारी जब GDP थी, वहां से लेके आज तक हमने जो है क्या हाल रहे, कैसे बदलाव किए, क्या क्या नियम रहे। ठीक है, नियमों को कम किया, ये सारा हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कल आएंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।